अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम देख लेते हैं कि असिस्टेड एक्सरसाइज की जो टेक्निक है हम वो देख लेते हैं। इससे पहले मैंने आप लोग को बताया था कि असिस्टेड एक्सरसाइज होती क्या है और उसका प्रिंसिपल बताया था। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज उस वीडियो का लिंक ऊपर कार्ड में आपको शो हो रहा होगा। अब हम इस वीडियो में टेक्निक को डिस्कस कर लेते हैं। टेक्निक में पहले जो पॉइंट लिखा है, द जनरल प्लेन इज टू इंश्योर दैट द इनसफिशिएंट मसल्स एक्सर्ट देयर मैक्सिमम एफर्ट टू प्रोड्यूस मूवमेंट अंडर कंडीशन डिजाइन टू फैसिलिटेट देयर एक्शन। इसका मतलब यही है कि जो इनसफिशिएंट मसल्स हैं वो ज़्यादा फोर्स लगाएं ताकि वो भी हेल्प करें, जो मसल्स वीक हैं वो भी फोर्स लगाएं ताकि वो मूवमेंट हो सके। ठीक है। द असिस्टिंग फोर्स इज अप्लाइड ओनली टू ऑगमेंट दिस मैक्सिमम एफर्ट, नॉट टू एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूट। वो मतलब कि जो हम असिस्टिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पेशेंट जो फिजियोथेरेपिस्ट जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिर्फ उसको हेल्प करने के लिए हो। सारी फोर्स फिजियोथेरेपिस्ट ही ना लगा रहा हो, बल्कि जो मसल्स हैं पेशेंट के वो भी काम कर रहे हो, वो भी फोर्स लगा रहे हो। ठीक है। अब जो टेक्निक में फर्स्ट पॉइंट ये है कि स्टार्टिंग पोजीशन, स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी एज अ होल इंश्योर द पेशेंट होल अटेंशन इज कंसंट्रेटेड ऑन द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट एंड एफर्ट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इट। अगर हमने स्टार्टिंग पोजीशन में ख्याल रखना है कि जो पेशेंट की स्टेबिलिटी है, बॉडी है, वो स्टेबल हो। ठीक है। ताकि जो पेशेंट का सारी जो अटेंशन हो, कंसंट्रेशन हो, वो सारी पैटर्न ऑफ मूवमेंट के ऊपर हो कि कैसे उसने मूवमेंट करनी है, ताकि वो, क्योंकि एक्टिव मूवमेंट है, क्योंकि पेशेंट ने खुद करनी है, तो सारी अटेंशन उसकी मूवमेंट पे हो, पैटर्न ऑफ मूवमेंट पे हो, ताकि वो उसको परफॉर्म कर सके और अच्छे से परफॉर्म कर सके। ठीक है। तो हमने स्टेबिलिटी का ख्याल रखना है। ठीक है। पैटर्न दूसरा है कि पैटर्न ऑफ द मूवमेंट, दिस मस्ट बी वेल नोन एंड अंडरस्टूड बाय द पेशेंट। ये जो है पैटर्न ऑफ मूवमेंट जो हमने फिजियोथेरेपिस्ट करवा रहा हो, ये अपने इस पेशेंट को ऐसे समझाना है कि उसको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है। इट कैन बी टॉन्ड बाय द पैसिव मूवमेंट और इन केस ऑफ द लिम्ब मूवमेंट बाय एक्टिव मूवमेंट ऑफ द कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब। इसका मतलब है कि पैसिव मूवमेंट करके भी आप समझा सकते हो। फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो पैसिव मूवमेंट करके भी समझा सकते हैं। जैसे कि पैसिव मूवमेंट मतलब कि वो फिजियोथेरेपिस्ट ही करवाए। ठीक है। सारी मूवमेंट फिजियोथेरेपिस्ट ही करवाए ताकि उसको समझ आ जाए कि उसने ऐसे करना है। दूसरी जो है, अगर लिम्ब मूवमेंट है, मतलब लिम्ब मूवमेंट का मतलब अगर दो चीज़ें लिम्ब मूवमेंट जैसे कि हाथ और पाँव। ठीक है। अब एक्टिव मूवमेंट भी हो सकती है अगर लिम्ब मूवमेंट है। एक्टिव मूवमेंट कैसे हो सकती है? जो हाथ सही है, जो कॉन्ट्रालेटरल साइड है, कॉन्ट्रालेटरल मतलब ऑपोजिट साइड, मतलब कि जिसमें इंजरी नहीं हुई हुई या जिसमें कोई मसला नहीं है, हम उस साइड पे एक्टिव मूवमेंट करवा सकते हैं। मतलब पेशेंट जो है वो खुद से वो मूवमेंट कर ले ताकि जो उसको वो मूवमेंट का पैटर्न समझ आ जाए और जो हाथ के जो लिम्ब है उसमें जिसमें वीक मसल्स हैं उसमें वो दोबारा से जब वो करेगा तो वो उसको पैटर्न मूवमेंट जो है उसको याद रहेगा। थर्ड पॉइंट है फिक्सेशन। फिक्सेशन में क्या है कि एडिक्वेट फिक्सेशन ऑफ द बोन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द प्राइम 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 मूवर इम्प्रूव द एफिशिएंसी। मतलब कि हमने फिक्सेशन जो थर्ड पॉइंट है उसमें ये करना है कि हमने जो प्रॉक्सिमल पार्ट है बोन का या मसल का, जो प्राइम मूवर्स होते हैं जिनको हम एगोनिस्ट कहते हैं, अगर उनको हम फिक्सेट कर लें तो हमारे पे जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है। वेन एवर पॉसिबल दिस फिक्सेशन कैन शुड बी अचीव बाय एक्टिव मीन इन ऑर्डर दैट द वीक मसल्स में रिसीव री इन्फोर्समेंट। यहाँ तक पहले बात समझो कि जो हमारे पास फिक्सेशन है वो हमने एक्टिव मीन ही करनी है। ठीक है। क्योंकि जो वीक मसल्स हैं उनमें दोबारा से जान डालने के लिए, तो हम इसलिए हमने जो फिक्सेशन है वो एक्टिव मीन करनी है। फ्रॉम द एक्शन ऑफ दोज मसल्स विद विच दे नॉर्मली एसोसिएट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट। उन मसल्स की एक्शन के ज़रिए जो कि वॉलेंट्री मूवमेंट को करवाने में हेल्प करते हैं, वो मसल जो वॉलेंट्री मूवमेंट को करवाने में हेल्प करते हैं, जैसे सिनर्जिस्ट हो गए। ठीक है। अब वो मसल्स उनके एक्शन के ज़रिए जो वीक मसल्स हैं उनमें दोबारा से जान आ सकती है, तो हमने फिक्सेशन जो है वो एक्टिव मीन ही करवानी है। ठीक है। when there is a tendency of movement to be transferred to a neighboring joint to compensate for the efficiency of weak muscles। इसका मतलब है कि एक मूवमेंट की ना टेंडेंसी होती है, कैरेक्टरिस्टिक समझ लो कि वो मतलब शिफ्ट होती है मूवमेंट, कि अगर एक जॉइंट पे हो रही है तो वो दूसरे जॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगी। अगर वीक मसल्स हैं उस जॉइंट के, अगर दूसरे जॉइंट के वीक मसल्स हैं तो उसको कंपनसेट करने के लिए वो मूवमेंट उधर चली जाएगी ताकि वो मूवमेंट हो सके। ठीक है।
अब इसीलिए क्या होता है कि हमें क्या करना, मूवमेंट इन दीज जॉइंट मस्ट बी कंट्रोल और हेल्ड बैक बाय द मैनुअल प्रेशर बाय मींस ऑफ फिक्सेशन सो दैट द मूवमेंट इज पिवटेड एट द रिक्वायर्ड जॉइंट। कि जो हमारे पास मूवमेंट है उस जॉइंट को हमने जिस जॉइंट में मूवमेंट हो रही है हमें उसको कंट्रोल करना है, ठीक है, ताकि वो ट्रांसफर ना हो। तो हम उसको क्या करेंगे, उसको फिक्सेट कर देंगे, किसी और ज़रिए से भी कर सकते हैं, मैनुअल प्रेशर से भी हम फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो अपने हैंड के ज़रिए से भी उसको फिक्सेट कर सकता है, और पेशेंट भी अपने फिक्सेट कर सकता है अपने हाथों के ज़रिए, और वो जो है वो वाली जॉइंट जो फिक्सेट हो जाएगी, और जिस जॉइंट में मसला है, जिस जॉइंट में हमने मूवमेंट करवानी है उस जॉइंट पे सिर्फ मूवमेंट होगी, इधर उधर जॉइंट पे मूवमेंट नहीं होगी अगर हम फिक्सेशन करवा देंगे। तो फिक्सेशन का ये फ़ायदा है। Fourth point is support. The part of the body move is supported throughout to reduce the load on the weakened muscles by counterbalancing the effect of the force of gravity. जो पार्ट हमने बॉडी का मूव करवाना है उसमें हमने क्या करवाना है, उस बॉडी पार्ट में मसल्स हैं, जाहिर सी बात है, अब वीक मसल्स हैं तो क्या होगा, हमें वीक मसल्स में टेंशन को रिड्यूस करवाना है। अब वीक मसल्स पे जो है ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, ठीक है, अब हमने उस ग्रेविटी की फोर्स को हमने कम करवाना है। हम वो कैसे करवाएंगे, ताकि हम काउंटर बैलेंस करवा देंगे, ठीक है। काउंटर बैलेंस का मतलब कि हम उसको एलिमिनेट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते लेकिन काउंटर बैलेंस कर देंगे कि इक्वल, आपको पता है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जो होती हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो हम काउंटर बैलेंस करवा देंगे ग्रेविटी और फोर्स को, ताकि वो उससे जो वीक मसल्स पे जो फोर्स लग रही है वो रिड्यूस हो सके। अब मैं बताऊंगी कि वो फोर्स, हम जो सपोर्ट है वो हम कैसे दे सकते हैं और कैसे इसको काउंटर बैलेंस कर सकते हैं ग्रेविटी को। दिस सपोर्ट मे बी अचीव बाय द फिजियोथेरेपिस्ट हैंड, सस्पेंशन स्लिक्स, ठीक है, a polished horizontal surface such as re-educational board, the buoyancy of water और ball bearing skates, ठीक है। जो सपोर्ट जो हमने प्रोवाइड करनी है वो हम जो फिजियोथेरेपिस्ट जो अपने हैंड से भी प्रोवाइड कर सकते हैं, सस्पेंशन स्लिंग जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ऐसे इस तरह से भी सपोर्ट प्रोवाइड हो सकती है। पॉलिश हॉरिजॉन्टल सरफेस होती है, री एजुकेशनल बोर्ड्स हमारे फिजियोथेरेपिस्ट डिपार्टमेंट में पढ़े होते हैं, उसमें क्या होता है कि हॉरिजॉन्टली अगर आप मूव करवाओगे, ये हमने पहले भी कॉन्सेप्ट लिया है कि अगर हम हॉरिजॉन्टली सरफेस पर मूव करवाएं तो हमारे जो फ्रिक्शन है या वो है ग्रेविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन अगर हम वर्टिकली मूव करवाएं तो वर्टिकली में ज़्यादा ग्रेविटी लगती है बनिस्बत हॉरिजॉन्टल, तो इसलिए हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर हम उसको मूवमेंट करेंगे तो हमारा ग्रेविटी एलिमिनेट हो जाएगी। री एजुकेशनल बोर्ड की भी पिक्चर यहाँ पे लगी है। द बायोंसी ऑफ वाटर, बायोंसी ऑफ वाटर में हम क्या कर सकते हैं, बायोंसी ऑफ वाटर जो है वो पेशेंट को जो है वो स्टेबल रखने के लिए, ठीक। बायोंसी वाटर का कॉन्सेप्ट ये है कि एक फोर्स ग्रेविटी की लग रही होती है जो कि ऑब्जेक्ट को वाटर में रखती है, और दूसरी फोर्स जो होती है वाटर की अपनी होती है जिसको हम बायोंसी ऑफ वाटर कहते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट को वाटर ऑफ द सरफेस पे उसको रखती है कि वो ऑब्जेक्ट वाटर ऑफ सरफेस पे रहे। अब जितनी ज़्यादा बायोंसी ऑफ फोर्स होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा, और जितनी कम बायोंसी ऑफ फोर्स होगी उतना जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक करेगा। इसीलिए जो हम एक्सरसाइज करवाते हैं उसमें हम बायोंसी ऑफ वाटर का ख्याल रखते हैं कि जो पेशेंट है वो उसमें बायोंसी ऑफ फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी तो पेशेंट जो है वो वाटर ऑफ सरफेस पे आराम से एक्सरसाइज कर लेगा, और ये बायोंसी ऑफ वाटर का कॉन्सेप्ट था। और बॉल बेयरिंग स्केट जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, हमारे पास बॉल बेयरिंग स्केट है, इससे भी हम सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। जो एडवांटेज ऑफ मैनुअल सपोर्ट इज़ दैट इट कैन इफेक्टिव इन विच एवर प्लेन इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर द मूवमेंट। अगर हम मैनुअल सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट अपने हैंड से दे रहा है, मैनुअल हुआ, उसका एडवांटेज ये है कि उसमें हम कोई भी किसी भी प्लेन में मूवमेंट करवा सकते हैं जो कि कंफर्टेबल है पेशेंट के लिए, ठीक है। एंड द असिस्टेंट एडजस्टेड टू व्हाट इट इज़ रिक्वायर्ड इन ईच सक्सेस पार्ट ऑफ द रेंज, और हम जो असिस्टेंस है उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं जिस रेंज में भी हमें करना है, ठीक है। तो इसलिए मैनुअल सपोर्ट जो ज़्यादा अच्छी है इन सब चीज़ों से। अब हम एंटागोनिस्टिक मसल्स को देख लेते हैं। द एंटागोनिस्टिक मसल्स में एवरी एफर्ट मस्ट बी मेड टू रिड्यूस टेंशन इन द मसल्स व्हिच आर एंटागोनिस्टिक टू द मूवमेंट। हमें सारी एफर्ट करनी चाहिए ताकि जो एंटागोनिस्टिक जो मसल्स हैं उसमें जो टेंशन है वो कम हो सके, ठीक है। हमें ऐसी स्टार्टिंग पोजीशन रखनी चाहिए। द स्टार्टिंग पोजीशन फॉर द मूवमेंट शुड बी चूजन टू इंश्योर दैट द टेंशन इन दीज मसल इज मिनिमम। हमें ऐसी पोजीशन चूज करनी चाहिए ताकि जिसमें टेंशन जो है एंटागोनिस्टिक मसल में वो कम हो, जैसे कि अ पोजीशन इन विच द नी इज फ्लेक्स इज सुटेबल फॉर द असिस्टेड डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ द फुट।
जैसे कि अगर हम नी को फ्लेक्स करवाएं, ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है कि नी फ्लेक्शन में, ठीक है, और पेशेंट सुपाइन पोजीशन नी फ्लेक्शन में है, तो क्या होगा कि ये डॉर्सी फ्लेक्शन अगर हमें फुट की करवानी है तो ये उसके लिए अच्छी है, लेकिन असिस्टेंट डॉर्सी फ्लेक्शन करवानी है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्लांटर फ्लेक्सस जो एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं वो प्लांटर फ्लेक्सस है फुट के, ठीक है, वो उसमें जो है वो कम टेंशन होगी, रिड्यूस टेंशन होगी, ठीक है, क्योंकि डोर्सी अगर आप इस पिक्चर में देख लो कि नी को अगर हम फ्लेक्स करवाएंगे तो डोर्सी फ्लेक्शन में मूव करेगा, वो प्लांटर फ्लेक्शन में नहीं करवाएगा, क्योंकि इस तरह क्या होगा कि जो एंटागोनिस्टिक मसल्स है मतलब प्लांटर फ्लेक्सर्स है उनमें कम टेंशन लगेगी, ठीक है, इस तरह हमने ऐसी स्टार्टिंग पोजीशन चूज करनी है जिसमें हमारे जो एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं उनमें टेंशन कम लगे, ठीक है। ट्रैक्शन में हमने क्या करना है, प्रीमियरली स्ट्रेचिंग ऑफ द वीक मसल्स टू इलिसिट द मायोटेक्टिक स्ट्रेस रिफ्लेक्स, हमने वीक मसल्स की जो है प्रीलिमिनरी स्ट्रेचिंग करवा ली, ठीक है, वो क्या करेगा, एक रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करवाएगा और पावर स्टिमुलस जाएगा एक मसल पे ताकि वो कंट्रैक्ट कर सकें, ठीक है, जब हम स्ट्रेचिंग करवाएंगे तो क्या होगा, एक स्टिमुलस प्रोड्यूस होगा, और जो हमारे एक स्टिमुलस जब प्रोड्यूस होगा तो उसका एक रिस्पॉन्स भी होता है, तो रिस्पॉन्स क्या होगा कि कंट्रैक्शन होगी, ठीक है। रिफ्लेक्स हम जब पढ़ेंगे उसमें भी यही है कि जब आप रिफ्लेक्स में आप स्टिमुलस देते हो तो क्या होता है, एक रिस्पॉन्स आता है और जब मूवमेंट होती है कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो इसी तरह ये भी है कि अगर हम स्ट्रेचिंग देंगे तो एक कॉन्ट्रैक्शन का जो रिस्पॉन्स हमें प्रोड्यूस होगा। अदर मीन्स ऑफ फैसिलिटेटिंग द एक्टिविटी ऑफ मसल्स में ऑल्सो भी यूज, हम कुछ और तरीके से भी मसल्स की एक्टिविटी को फैसिलिटेट कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे। तो हमारे पास असिस्टिंग फोर्स, द फोर्स शुड used to augment the action of the muscles applied in the direction of movement। ये बार बार बात रिपीट हो रही है कि जो फोर्स है वो जो हम लगा रहे हैं वो असिस्टेंट फोर्स है, वो सिर्फ ऑगमेंट करे, हेल्प करे, और जो मूवमेंट है वो डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स है वो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट की डायरेक्शन में हो रही हो, ठीक है, प्रोबेबली बाय द मीन्स ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट हैंड, मोस्टली फिजियोथेरेपिस्ट जो है अपने हैंड से ही वो मूवमेंट कराएगा, विच शुड बी प्लेस इन सच अ वे दैट द रेस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द पेशेंट स्किन, कि जो इस तरह वो फोर्स लगाए पेशेंट अपने फिजियोथेरेपिस्ट अपने हैंड को इस तरह रखे कि वो पेशेंट की जो सर्फेस है स्किन है उसके ऊपर उसके हैंड हो, ठीक है, विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, और वो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट कि उसमें हो ताकि जिस डायरेक्शन मूवमेंट हो रही हो उस डायरेक्शन में उसके हैंड भी रखे हों, ठीक है। इन सम केसेस द पेशेंट्स ओन हैंड में बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर दोज ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, और कुछ कंडीशंस में जो पेशेंट्स के अपने हैंड भी सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट अगर नहीं अपने हैंड यूज़ कर रहा तो पेशेंट जो है अपने हैंड को भी एज वो असिस्टिंग फोर्स जो है वो यूज़ कर सकता है, प्रोवाइड थ्रोली अंडरस्टैंड द प्रोसीजर, ठीक है। द रेंज ऑफ द मूवमेंट इज एज fine as possible, but as the power of the muscle varies in different part of the range, more assistance will be necessary in part देन इन अदर्स। इसका मतलब है कि जो रेंज ऑफ मूवमेंट जो होती है वो डिफरेंट होती है, हर जो पार्ट है हमारी बॉडी पार्ट में वो डिफरेंट रेंज ऑफ मूवमेंट होती है हर मसल्स की, ठीक है, तो हमें उसी तरीके से असिस्टेंट जो है उसी तरीके से जिस पार्ट में हमें ज़्यादा असिस्टेंस चाहिए उसमें हमें ज़्यादा यूज़ करनी है, कुछ पार्ट में हमें कम असिस्टेंट चाहिए क्योंकि उनकी रेंज कम है तो उधर हमने कम असिस्टेंट यूज़ करनी है, तो ये हमने ख्याल रखना है कि किस पार्ट में हमें किस असिस्टेंट ज़्यादा चाहिए और किस पार्ट में बॉडी पार्ट में हमें कम चाहिए, ठीक है। इन जनरल मोस्ट असिस्टेंट इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द initial inertia at the beginning of the movement and at the end to complete the range। मोस्ट इन्होंने ये भी बता दिया कि ज़्यादा असिस्टेंस हमें तब चाहिए होती है ताकि हम इनिशियल इनर्शिया जो होता है बिगनिंग ऑफ द मूवमेंट जो होता है, इनर्शिया मतलब कि अगर मूवमेंट एक स्टार्ट हो गई है तो वो स्टार्ट ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, वो इनर्शिया है, ठीक है, तो हमें एक असिस्टेंट चाहिए होता है ताकि जो बिगनिंग ऑफ मूवमेंट अगर बंदा जैसे कि अब मूवमेंट कर रहा है तो वो मूवमेंट होती चली जाएगी, तो इसीलिए एक असिस्टेंट चाहिए, असिस्टेंट फोर्स चाहिए ताकि हम उसको उस मूवमेंट को ओवरकम कर सकें, इनर्शिया को ओवरकम कर सकें, और एट द एंड टू कंप्लीट द रेंज, ताकि और एंड में भी हमें वो असिस्टेंट फोर्स चाहिए ताकि वो मूवमेंट रुक जाए, ताकि हम उसको ओवर इनर्शिया जो एंड में मिलेगा हमें उसको भी हम ओवरकम कर सकें। द असिस्टेंट प्रोवाइडेड बाय द मैकेनिकल मीन्स वेरी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द रेंज अकॉर्डिंग टू definite physical laws and therefore it cannot be adjusted to meet the precise requirement of the muscles, with the result that the maximum effort is really elicited and too frequently the movement become passive in character। इसका मतलब यही है कि जब हम मैकेनिकल मीन्स कोई मशीन के ज़रिए अगर हम कोई असिस्टेंस दे रहे हैं जैसे सस्पेंशन स्लिंग्स के ज़रिए हम दे रहे हैं या हमारे पास स्केट्स हैं, ठीक है, अगर हम उसके ज़रिए हम असिस्टेंस
असिस्टेंस सपोर्ट दे रहे हैं, तो क्या होगा कि वो इतनी उसका इतनी वो नहीं है, उसका एडवांटेज इतनी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो हम रिक्वायरमेंट जो है मसल की, हम उसको एडजस्ट नहीं कर सकते कि कितनी उसको चाहिए सपोर्ट, हम उस मशीन को उतना हम एडजस्ट नहीं कर सकते। एक तो ये डिसएडवांटेज है, और दूसरा ये कि बात की जो मैक्सिमम एफर्ट है वो भी इतनी अचीव नहीं हो पाएगी, ठीक है। और मूवमेंट जो होगी वो पैसिव होगी, क्योंकि सारी फोर्स तो मशीन लगा रही होगी और मसल्स जो है वो कम फोर्स लगा रहे होंगे, तो सारी मूवमेंट जो होती है वो पैसिव होती चली जाएगी। इसलिए जो मैकेनिकल मीन्स हम यूज़ करते हैं तो वो इतने एडवांटेजेस नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए अच्छा है कि हम फिजियोथेरेपिस्ट अब जो है वो अपना हैंड से ही सपोर्ट दे, ठीक है। अगला जो पॉइंट है हमारे पास, द करेक्टर ऑफ द मूवमेंट। द करेक्टर ऑफ मूवमेंट में क्या है, द मूवमेंट इज इनिशियली स्मूथ एज दिस इज करेक्टरिस्टिक ऑफ एफिशिएंट वॉलेंट्री मूवमेंट। जो करेक्टरिस्टिक है वॉलेंट्री मूवमेंट का, वो ये है कि जो मूवमेंट है वो स्मूथ होनी चाहिए, एक करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। एंड इट इज़ परफॉर्म इन रिस्पॉन्स टू द फोर्सफुल कमांड, और ये एक फोर्सफुल कमांड जब हमें मिले तब ये मूवमेंट जो है परफॉर्म हो, एक रिस्पॉन्स जब हम फोर्सफुल कमांड देंगे तो एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा और एक मूवमेंट होगी, ठीक है। तो ये एक पूरी एक करेक्टरिस्टिक है कि हम कमांड भेजें और हमारे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो, ठीक है। विच डिमांड्स पेशेंट फुल अटेंशन, और ये सारी चीज़ें करने जब हम कर रहे होते हैं तो ये सारी डिमांड करता है कि पेशेंट की जो सारी अटेंशन है वो मूवमेंट पे ही हो, ठीक है। द स्पीड ऑफ द मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द मसल इन्वॉल्व एज इट हैज़ इट्स ओन ऑप्टिमम रेट ऑफ कंट्रैक्शन विच वेरीज अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इन द लोड। जो हर मसल्स है उसकी एक अपनी स्पीड होती है, ठीक है। एक स्पीड होती है, तो एक मूवमेंट करने की भी एक स्पीड होगी, ठीक है। वो डिपेंड करती है कि मसल्स जो हैं वो हम कौन से यूज़ कर रहे हैं, जो मसल हम यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि स्पीड कौन सी होगी। जैसे कि एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है, फ्यूसिफॉर्म मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली एंड मल्टीपिनेट वंस टेक लॉन्गर। जैसे कि फ्यूसिफॉर्म आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि फ्यूसिफॉर्म मसल्स जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, थोड़े लेंथन होते हैं, उनके जो मसल फाइबर्स होते हैं थोड़े लेंथ उनकी ज़्यादा होती है। लेकिन जो मल्टीपिनेट मसल्स होते हैं, जो इस पिक्चर में देख रहे हो, उसमें क्या होता है कि जो मसल्स फाइबर्स होते हैं उनकी लेंथ कम होती है, ठीक है। वो उनको ज़्यादा टाइम लगता है कॉन्ट्रैक्ट होने में, लेकिन जो फ्यूसिफॉर्म मसल्स हैं उनकी लेंथ मसल्स फाइबर्स की जो वो लॉन्गर होते हैं, तो इसीलिए उनके जो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। वेरी वीक मसल्स कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस द सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन। जो वीक मसल्स होते हैं जाहिर सी बात है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी, एंड देयरफॉर असिस्टेंस इज गिवन इन स्टेप। इसीलिए असिस्टेंट जो है हमें जो हम दे रहे हैं वो स्टेप वाइज देनी है, ताकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन जो प्रोड्यूस हो सके विच मे ओनली बी एविडेंट एज अ फ्लिकर इन द अर्ली स्टेजेस। लेकिन जब हम स्टार्टिंग में असिस्टेंस करवा रहे होंगे तो हमें सिर्फ एक फ्लिकर सी कॉन्ट्रैक्शन होगी, वो पूरी नहीं कर पा रहा होगा, सिर्फ एक फ्लिकर एक महसूस होगा कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हुई है मसल में। बट एज अ पावर इंक्रीज द स्पीड ऑफ द मूवमेंट कैन बी डिक्रीज। अब ये बात इसमें ये समझने वाली है, जैसे जैसे पावर इंक्रीज होगा तो स्पीड ऑफ मूवमेंट कैसे डिक्रीज होगी। आपने ये बात याद रखनी है कि जब मसल्स फाइबर जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करवाते जाते हो तो मसल फाइबर्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा मसल फाइबर्स होंगे उतनी ज़्यादा पावर होगी। जब पावर ज़्यादा होगी तो मल्टीपनेट मसल्स जैसे हमने पढ़ा है कि उसमें ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे नंबर्स ऑफ फाइबर्स में इंक्रीज होता जाएगा, पावर इंक्रीज होती जाएगी, और वो फिर उनकी जो स्पीड है वो कम होती जाएगी। जैसे मल्टीपनेट मसल्स जो हैं वो उनको टाइम ज़्यादा लगता है, इसी तरह क्योंकि उसमें जो मसल्स फाइबर्स हैं वो एक तो ज़्यादा है, ठीक है, और उनकी जो उसके अंदर जो पावर वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए उनको ज़्यादा कम स्पीड टाइम लगता है मूवमेंट प्रोड्यूस होने में। इसी तरह आप ये इस समझ लो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ फाइबर्स जो हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे, पावर इंक्रीज होगी और स्पीड जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। रिपीटिशन है अगला पॉइंट। द नंबर ऑफ द टाइम्स द मूवमेंट इज रिपीटेड डिपेंड्स ऑन whether इट इज़ कंसिडर एडवाइजेबल और जस्ट टू फटीक द मसल इन कॉस्टिंग। जो हम मूवमेंट करवा रहे हैं, जितनी दफ़ा भी हम मूवमेंट करा रहे हैं, हमें ध्यान में रखना है कि हम जो मसल की रिपीटेड मूवमेंट करा रहे हैं वो उस पेशेंट के लिए इंजरियस है या एडवाइजेबल है, कि वो मूवमेंट करते हुए पेशेंट थक तो नहीं रहा। इसलिए देयरफॉर द कंडीशन विच हैज़ कॉज द वीकनेस मस्ट बी नोन एंड अंडरस्टूड। इसीलिए जो कंडीशंस होती हैं जो वीकनेस कॉज करती हैं वो
थेरेपिस्ट को पता हो कि इस कंडीशंस के ज़रिए या इसकी वजह से पेशेंट को है ज़्यादा वीकनेस है, तो हमें उसको ख्याल रखते हुए रिपीटेड मूवमेंट्स करवानी चाहिए। ठीक है, द कोऑपरेशन ऑफ द पेशेंट इज इनिशियल ड्यूरिंग द टाइप ऑफ द एक्सरसाइज। और लास्ट पॉइंट ये है कि कोऑपरेशन जो है हर एक्सरसाइज में पेशेंट की ज़रूरी है। ठीक है, द एम बीइंग फ्रॉम हिम टू अचीव कंट्रोल एक्टिव मूवमेंट विदाउट असिस्टेंट। जो उसका एम होना चाहिए वो पेशेंट का ये होना चाहिए कि वो एक्टिव मूवमेंट आराम से कर सके और विदाउट असिस्टेंस के बगैर। ठीक है, कंसंट्रेटेड एफर्ट is needed to encourage the muscle to do all they can to help the movement। concentrated एक effort चाहिए, पेशेंट की attention चाहिए ताकि उसके जो मसल्स हैं वो मूवमेंट कर सकें आराम से। सो प्रेज वेल अर्न शुड नॉट बी स्टेंटेड। तो इसीलिए हमें पेशेंट को का बार बार कॉन्फिडेंस में लाना चाहिए, उसको इंकरेज करना चाहिए ताकि वो इंकरेज हो और उसको मोटिवेशन मिले और वो मूवमेंट कर सके। द एबिलिटी टू सी द रिजल्ट एंड टू फील व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ द ग्रेट हेल्प टू द पेशेंट। जो पेशेंट है उसको अगर रिजल्ट मिलने लगे हर चीज़ के, तो वो क्या होता है कि वो उसको कॉन्फिडेंस मिल जाता है और वो फिर उसमें हो जाता है कि उसने ये मूवमेंट करनी है। क्योंकि जैसे एक बंदा डाइट कर रहा है, वो डाइट कर रहा है वेट लॉस के लिए, उसका वेट लॉस हो रहा है, तो वो डाइट को कंटिन्यू रखेगा। इसीलिए इसमें यही है कि अगर पेशेंट को एक्सरसाइज से रिजल्ट मिल रहे हैं तो वो क्या करेगा, एक हेल्प हो जाती है पेशेंट के लिए। सो ही कैन इंकरेज टू पिलपेट हिज मसल एज दे कॉन्ट्रैक्ट, ताकि वो उस मसल को मूवमेंट को वो बार बार करे और वो उसमें वो एक्सपर्ट हो जाए। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक था। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई टॉपिक क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।